हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अनदर important document which has to be filed with the ROC at the time of incorporation, right? और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि हमने कंपनी को कैसे मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। पहली चीज वो है रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना है। दूसरा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट होता है टू द MOA। मतलब हम आर्टिकल इसलिए बनाते हैं ताकि हम मेमोरेंडम में लिखी गई बातों को अचीव कर सकें। तो इसीलिए ये इट इज कंट्रोल्ड बाय द MOA, ठीक है। ये MOA के बाहर बिल्कुल भी नहीं होता, ये MOA का सबऑर्डिनेट होता है। फिर हम बात करते हैं, देखो दो तरह की कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 कहता है कि पब्लिक कंपनी टेबल F को अडॉप्ट कर सकती है अगर वो अपना आर्टिकल नहीं बना रही। अब टेबल F क्या है? मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल। देखो जो ये एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके शेड्यूल 1 में डिफरेंट मॉडल फॉर्म दी गई हैं MOA की और AOA की, ठीक है, ऑफ वेरियस कंपनीज विच इज डिवाइडेड इनटू टेबल्स। और वो जो फॉर्म्स है, मॉडल फॉर्म्स है MOA की या AOA की, वो टेबल की फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक कंपनी अगर अपना आर्टिकल नहीं बनाती तो वो शेड्यूल 1 के टेबल F को फॉलो कर सकती है, या फिर वो अपना खुद का आर्टिकल फॉर्मुलेट कर सकती है और रजिस्टर करवा सकती है। इनफैक्ट वो हाफ पार्शियल वो टेबल F को अडॉप्ट कर सकती है और बाकी का वो अपना खुद का आर्टिकल भी बना सकती है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो उसका अपना आर्टिकल होना ही चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल बनाते टाइम उसने उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर दी गई है। अगर वो इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करती प्राइवेट कंपनी तो उसे प्राइवेट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं। देखो जब हम आर्टिकल बनाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ मैटर्स में कंपनी अपनी पावर को तभी एक्सरसाइज कर सकती है अगर आर्टिकल उसको इस बात की परमिशन दे रहा है, और उसी मैनर में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है जिस मैनर में आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री बन जाती है कंपनी के लिए, उससे बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते। तो इसको बनाते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब किस तरह के रूल, किस तरह की चीजों के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं आर्टिकल के अंदर? सबसे पहले जैसे एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, देन नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी, अलॉटमेंट कैसे होगी, कॉल्स ऑन शेयर्स कैसे करनी है, लियन ऑन शेयर्स मतलब शेयर्स के ऊपर राइट किस तरीके से होगा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, फॉरफीचर के रिगार्डिंग, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक के रिगार्डिंग, वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज के रिगार्डिंग, मीटिंग्स के रिगार्डिंग, डायरेक्टर्स और उनकी अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग, बोरोइंग पावर्स क्या है कंपनी की, डिविडेंड एंड रिजर्व्स कैसे देने हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग कैसे करनी है। तो ये वाइंडिंग अप, रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑल्सो। तो ये आप इसमें से कुछ आप याद कर लेना, ठीक है, सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों के रिगार्डिंग जो है आर्टिकल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब कहते हैं अगर आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़े, चेंजेस लाने पड़े उसमें, तो क्या होगा? देखो कंपनी के पास पूरी स्टैट्यूटरी पावर है, उसका राइट है कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकती है। क्लियर? मेमोरेंडम को ऑल्टर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन आर्टिकल को जो है ऑल्टर इजीली किया जा सकता है। इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं प्रपोजल को। प्रपोजल होगा ना पहले कि हाँ हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो अगर डायरेक्टर्स उस प्रपोजल को अप्रूव करते हैं तो फिर डेट और टाइम ऑफ जनरल मीटिंग फिक्स कर दिया जाता है और नोटिस ड्राफ्ट कर दिया जाता है रिगार्डिंग द मीटिंग। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? अब सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग को होल्ड करेगा, ठीक है, और उसके अंदर एक नेसेसरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर द ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल।
अब जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, विद इन 30 डेज वो रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी फाइल करनी पड़ती है विद द ROC, ठीक है। अच्छा, अगर ऑल्ट्रेशन इस तरह की है कि उसके अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट या वाइसा वर्सा, लाइक प्राइवेट टू पब्लिक, तो आपको ट्रिब्यूनल के अप्रूवल की जरूरत है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल ये चेंज या ये ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या करना है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल फाइल करनी है विद द ROC विद इन 15 डेज। अप्रूवल के 15 दिन के अंदर अंदर प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल फाइल करनी है। उसके बाद 6 कॉपीज ऑफ द अमेंडमेंट्स या ऑल्टर्ड आर्टिकल की 6 कॉपीज किसको देनी है, उस स्टॉक एक्सचेंज को जिसके अंदर कंपनी के शेयर्स डील किए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी के शेयर्स डील किए जाते हैं। और कहते हैं ऑल्ट्रेशन हर एक AOA की कॉपी में होनी चाहिए, मतलब जितनी भी आपकी आर्टिकल की कॉपीज हैं सबके अंदर चेंजेस करो। अगर आप ऐसा नहीं करते, अ डिफॉल्ट इन दिस रिगार्ड शेल इनवाइट पेनल्टी। कैसी पेनल्टी, हर एक ऑफिसर को और हर एक कंपनी को, हर एक ऑफिसर को और कंपनी को फाइन लगेगा ₹1000 फॉर ईच कॉपी सो इशूड। जितनी कॉपीज गलत हैं AOA की उनके अकॉर्डिंगली 1000 रुपीज पर कॉपी फाइन लगेगा। क्लियर। अब ऑल्ट्रेशन के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि ऑल्ट्रेशन करते टाइम आपने इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, कोई भी ऑल्ट्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो। दूसरी बात, मेमोरेंडम के अगेंस्ट कोई भी ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। फिर कोई भी इलीगल ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। फिर कहते अगर मान लो ट्रिब्यूनल ने कोई भी चेंजेस करे हैं और लेटर ऑन आपकी ऑल्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के दिए हुए फैसले को हार्म कर रही है या किसी न किसी तरीके से इफेक्ट कर रही है, तो इस तरह की ऑल्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। फिर कहते हैं अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने कन्वर्जन करनी है फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक, तो आपको पहले अप्रूवल की जरूरत होगी। विदाउट अप्रूवल आप इस तरह की ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन भी नहीं करनी जिसकी वजह से मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। फिर क्या कहते हैं, ऑल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही की जा सकती है। शुड नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऑल्ट्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी थी X, दूसरी थी कंपनी Y। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों कंपनीज के बीच में, कि जितने टाइम तक कंपनी X के 5000 शेयर्स रहेंगे इन कंपनी Y, ठीक है, उतने टाइम तक कंपनी X के पास राइट है कि वो 2 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकती है इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी Y। अब क्या हुआ, कंपनी Y ने भी ये प्रोविजन अपने आर्टिकल में ऐड कर ली। अब लेटर ऑन क्या हुआ, कंपनी X ने 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए और उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि मैं तो अपना आर्टिकल अब ऑल्टर करने जा रही हूँ, चेंजेस करने जा रही हूँ। कंपनी Y कहती है कि अब उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कंपनी X का कोई राइट नहीं है डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने का। तो इस तरह की ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो खत्म हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। तो इस तरह की ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। कोई भी ऑल्ट्रेशन तभी करनी है अगर वो कंपनी को किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दे रही है। अब जैसे देखो, एक कंपनी X थी, उसने अपने आर्टिकल में लिखा था लियन ऑन ऑल शेयर्स नॉट फुली पेड, मतलब वो सारे शेयर्स जो फुली पेड नहीं हैं उनके ऊपर कभी भी कंपनी अपना हक जमा सकती है, लियन ऑन ऑल शेयर्स। अब एक बंदा था A, इंटरेस्टिंग है ना, ये बंदा था A, इसके पास सिर्फ और सिर्फ फुली पेड शेयर्स थे और इसने कंपनी के पैसे लिए हुए थे और उसने अभी पे नहीं किए थे, ओन मनी टू द कंपनी, इसने कंपनी को पैसा भी देना था। ये बेचारा बंदा मर गया। अब क्या हुआ, मर गया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने आर्टिकल को ऑल्टर कर दिया, ये वर्ड ही डिलीट कर दिया, नॉट फुली पेड। ये वर्ड डिलीट करने के बाद क्या हुआ, उसने अपने आप को, कंपनी ने अपने आप को राइट दे दिया कि वो
मिस्टर ए के सारे शेयर्स के ऊपर अपना हक जमा सके, लियन ले सके। अब कहते लेटर ऑन कि ये जो ऑल्ट्रेशन है बिल्कुल बोनाफाइड है, सही ऑल्ट्रेशन है, क्योंकि कंपनी एज अ होल देखा जाए तो ये कंपनी के बेनिफिट के लिए ऑल्ट्रेशन करी गई थी, तो इसीलिए ये ऑल्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। क्लियर हो गया? फिर आते हैं शुड नॉट बी फ्रॉड ऑन द मिनोरिटी। अब मिनोरिटी क्या होता है? मान लो कि 98% शेयर्स एक पार्टी के पास है और 2% शेयर्स एक पार्टी के पास है, तो 2% शेयर्स वाले क्या हो गए? मिनोरिटी। तो जो मेजॉरिटी है 98% वाले जो लोग हैं शेयर्स, ठीक है, वो कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जो कि मिनोरिटी को इफेक्ट करे या मिनोरिटी के अगेंस्ट हो। क्लियर? फिर है रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि ऑल्ट्रेशन शैल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेम डेट व्हेन अमेंडेड, मतलब आज अमेंडमेंट हुई है तो आज से ही वो चीज एप्लीकेबल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हफ्ते बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उसी डेट से इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए, उसे रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर कहते हैं आर्टिकल कैन नॉट बी मेड अनऑल्टरेबल। अब सब कुछ डिसाइड हो गया, परमिशन मिल गई, अप्रूवल मिल गया है, एवरीथिंग आरओसी के पास हमने जमा करा दिए पेपर्स वगैरह, तो लेटर ऑन कंपनी बोले कि मैंने ऑल्टर करना ही नहीं है, मतलब ऑल्ट्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए विच रिमेन्स द आर्टिकल अनऑल्टरेबल, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये बैड माना जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। फिर आ गया shall not result in discrimination between two groups of shareholders। कोई भी ऑल्ट्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दो पार्टीज के बीच में क्या कर दे? डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दे, ठीक है, तो ऐसी ऑल्ट्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आ गया बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होता है? According to section 10 subsection 1, the MOA and AOA shall when registered, जब इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो कंपनी और उसके मेंबर्स बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। कैसे बाइंड हो जाते हैं? देखो, मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू द कंपनी? Each member is bound to observe the various provisions of the MOA and AOA if he has actually signed the same। देखो, कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले जो उसके मेंबर्स हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि MOA और AOA की क्या प्रोविजंस हैं। बिल्कुल वैसे ही उनको रीड करना है जैसे कि अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते, क्योंकि ये भी तो टर्म्स एंड कंडीशंस ही हैं, तो मेंबर्स बाउंड हो जाते हैं इस चीज के लिए कि वो पहले से प्रोविजंस के बारे में उनको पता होना चाहिए, अच्छे से रीड कर लें, ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कंपनी कैन एनफोर्स AOA अगेंस्ट एनी मेंबर। तो मेंबर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, वो बात AOA में भी लिखी हुई थी लेकिन मेंबर ने अच्छे से पढ़ी नहीं, तो वहां पे मेंबर लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। उसी तरह से कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द मेंबर? देखो, कंपनी भी तो बाउंड है ना कि उसके जो भी मेंबर्स हैं बाय द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द MOA एंड AOA, जो भी राइट्स और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की बनती हैं टुवर्ड्स द मेंबर्स, तो कंपनी उनको फुलफिल करे जो कि AOA और MOA में लिखी गई हैं, ठीक है। कंपनी कैन एक्सरसाइज इट्स राइट्स अगेंस्ट एनी मेंबर इन अकॉर्डेंस विद MOA एंड AOA, ठीक है। मेंबर्स इज एंटाइटल्ड टू स्यू द कंपनी टू प्रिवेंट एनी ब्रीच ऑफ द आर्टिकल। तो अगर कहीं पे कंपनी गलत होने वाली है या कंपनी जो है आर्टिकल के या मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रही है, तो वहां पे मेंबर्स कंपनी को स्यू कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी ब्रीच। अच्छा, अब मेंबर्स की एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कैसे बाइंड होते हैं? तो MOA और AOA बिल्कुल साइलेंट होता है रिगार्डिंग द कि मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट जो है डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बट अगर कोई मेंबर कंप्लेन्स ऑफ अ ब्रीच ऑफ द टर्म आर्टिकल बाय अनदर मेंबर, तो उसके अगेंस्ट कंपनी जो है वो केस कर सकती है, मेंबर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? कंपनी जो है वो अगेंस्ट केस कर सकती है टू द मेंबर। फिर कंपनी टू द आउटसाइडर्स की बात करें तो आर्टिकल में ये भी कुछ नहीं बताया गया कि कंपनी की आउटसाइडर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आउटसाइडर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ये तो आउटसाइडर
आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो आउटसाइडर को एमओए और एओए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। लेटर ऑन कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती टुवर्ड्स द आउटसाइडर, अगर उसने एमओए या एओए अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो उसकी गलती मानी जाएगी, कंपनी की नहीं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्दर हाजिर होंगे आपके सामने और अच्छे टॉपिक्स के साथ और अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।